हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में कॉमर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। इसके हम लोगों ने काफ़ी सारे पार्ट कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के पास में नेक्स्ट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल क्या कहलाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये वाली जो बात है ये गलत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है वो क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। हेनरी फ्योल के जो फादर है वो कौन है? हेनरी फ्योल किसके फादर है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर है। तो ये आप लोगों के पास में मैनेजमेंट का क्लासिकल स्कूल होता है जिसके अंदर 3 आप लोगों के पास में अप्रोचेस आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, और एक हम लोगों के पास में मैक्स वेबर ने क्या दिया है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया है। तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये आप लोगों के पास में क्या है? कैरेक्टर। सीएस की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? बीओडीज करती हैं। बीओडीज कौन होता है? कंपनी के अंदर ऑनरशिप अलग हाथों में होती है, मैनेजमेंट अलग हाथों में होती है। तो जो मैनेजमेंट होती है वो किनके हाथों में होती है? बीओडीज के हाथों में होती है। बोनस शेयर क्या होते हैं? जब क्या किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बोनस शेयर में क्या होता है? जो क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन से वाले? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता है? जब एक रेशो के अंदर क्या दिए जाते हैं? शेयर्स दिए जाते हैं। प्रॉफिट्स का वो वाला पार्ट जो क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो इसको क्या कहा जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसके अंदर कंपनी क्या करती है? जो अपने प्रॉफिट्स होती है उसको क्या करती है? यूज करके क्या करती है? जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होती है उनको एक रेशो के अंदर फ्री में शेयर्स क्या करती है? इशू करती है। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? बोनस शेयर कहलाता है। इसे कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि रिजर्व को, प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। ये वाली जो बात है ये गलत है। सो ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। जो बोनस शेयर रहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास में 2 प्रेफरेंस होती हैं। एक उनके पास में प्रेफरेंस होती है राइट टू रिसीव द डिविडेंड। जो उनको जो डिविडेंड होगा वो किससे पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। राइट टू रिसीव द डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा उन्हें किससे पहले मिलेगा? बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकंड, जब उनको रिपेमेंट की जाएगी तो वो भी क्या होगी? उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगी। क्लियर हो जाएगा? तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। जो सीएस होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? तो जो लाइबिलिटी रहती है कंपनी सेक्रेटरी की वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती है एज वेल एज स्टैट्यूटरी भी होती है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड ऑन लीज। लीज होता है जब हम कोई चीज किराए पे लेते हैं तो वो क्या होता है? लीज होता है। लैंड ऑन लीज शुड बी शोन इन दी बैलेंस शीट। उसको बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। बैलेंस शीट जो होती है वो आप लोगों के पास में एक एज ऑन पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनाई जाती है। जो बैलेंस शीट होती है वो क्या शो करती है? वो हम लोगों के पास में फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है? शो करती है। ये हम लोगों के पास में एसेट लायबिलिटी के बैलेंस को क्या करती है? शो करती है। Land on a lease should be shown in the balance sheet, contrary to the fact that the company does not own that the piece of land is the implementation of which one of the following अकाउंटिंग कंसेप्ट। लैंड ऑन ए लीज है उसको बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है, कॉन्ट्रारी टू दी फैक्ट कि कंपनी ने लीज के ऊपर लिया गया है वो तो ठीक है, फिर भी उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहा है। तो लीज के ऊपर हमको ओनरशिप तो मिलती नहीं है ना। तो ये आप लोगों के पास में कौन सा वाले फैक्ट के अंदर आता है? सब्सटेंस ओवर फ्रॉम के अंदर आप लोगों के पास में आता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर रेवेन्यू के साथ में मैच करना है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? जैसे ट्रांजैक्शन अकर होगी उसको रिकॉर्ड कर दो, कैश आने का वेट नहीं करना। प्रूडेंस कंसेप्ट जो रहता है ये आप लोगों के पास में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है। ये क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को क्या करना है? हम लोगों ने कंसीडर करना है, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। Move to the next question. Indicate the correct code for the scope of managerial economics from the following. तो एक हम लोगों के पास में इकोनॉमिक्स होती है, जब उस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। जो आप लोगों के पास में कैसे नेचर की होती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है ये हम लोगों के पास में नॉर्मेटिव नेचर की होती है। ठीक है। इसका जो स्कोप रहता है वो एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है।
इसके अंदर हम लोगों के पास में क्या करेक्ट कोड आएगा, तो इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में डिमांड एनालिसिस आता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट एनालिसिस। तो मैनेजरियल एनालिसिस के स्कोप में डिमांड एनालिसिस आता है। डिमांड क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है, हमारे अंदर एबिलिटी भी है पे करने की और हम खरीदते भी हैं, तो वो डिमांड एनालिसिस हो गया। प्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये यहाँ पे आएगा। प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन इसमें नहीं आता, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लॉस लीडर कहाँ पर होता है, अनचेंज प्राइसिंग कहाँ पर होगी, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग कहाँ पर होती है, और जो स्कीमिंग प्राइसिंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का आप लोगों को सबको पता है। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो आप लोगों के पास में स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। स्कीमिंग के अंदर स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखा जाता है और बाद में प्राइस को क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। बेस पॉइंट में क्या होता है, लोकेशन वाइज क्या होती है, अलग अलग प्राइसिंग आप लोगों के पास में होती हैं। ये हम लोगों के पास में क्या कहलाता है, बेस पॉइंट प्राइसिंग होती है। यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। जो लॉस लीडर होगा वो कहाँ पर होता है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम लोगों के पास में रहता है। प्रोडक्ट लाइन होती है ना अलग अलग, जैसे कि अमूल की चीज आती है, मिल्क आता है, कर्ड आती है, आइसक्रीम्स आती हैं, तो ये अलग अलग उसकी प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, तो ये आप तो लॉस लीडर क्या है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है। अनचेंज प्राइसिंग ओलिगोपोली में रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या पाई जाती है, किंग डिमांड को पाई जाती है और फ्यू सेलर्स होते हैं। एक ने प्राइस चेंज किया तो दूसरा उसी वक्त क्या कर लेता है, प्राइस चेंज कर लेता है। ठीक है, बेस पॉइंट प्राइसिंग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। स्कीमिंग प्राइस में स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखा जाता है, बाद में प्राइस को लो कर दिया जाता है। और अगर स्कीमिंग प्राइसिंग को अगर सक्सेसफुल बनाना है इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे मार्केट कैसी होनी चाहिए, इनइलास्टिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इनइलास्टिक होनी चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस द फर्म मेक वेरिंग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट करती है ऑन द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, द एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन टेक्निक वुड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर तो हमें प्रोजेक्ट को इवेल्यूशन करना है। तो प्रोजेक्ट इवेल्यूशन की सबसे अप्रोप्रिएट जो टेक्निक रहती है वो कौन सी रहती है, अगर जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो रहता है ये आप लोगों के पास में अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इवेल्यूशन टेक्निक होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशो को क्या कहा जाता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहा जाता है। इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास में पीआई जो रहती है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अगर पीआई लेस देन 1 होती है तो प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ARR मेथड और पे बैक पीरियड मेथड ये क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये मॉडर्न मेथड होते हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियो क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फोकस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो एक क्लासिकल स्कूल होता है जो ह्यूमन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, तो नियो क्लासिकल स्कूल है बेसिकली, इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है जो कि इन्होंने दी है, एल्टन मायो ने दी है, उसके ऊपर ये भी बात करता है। जो नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्फेसाइज करती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में एक फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक टॉल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होता है, एक वर्ड हम लोगों ने सुना हुआ है, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक जो सुपीरियर है वो अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को रखता है, वो क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को रखता है, तो अगर वो ज्यादा सबऑर्डिनेट को, एक सुपीरियर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अगर वो थोड़े से कोई अपने अंडर रखता है तो वो क्या कहलाता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है।
तो जब वाइड स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर बहुत सारे सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनती है। जहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो थोड़े से सबऑर्डिनेट को अपने अंडर रखते हैं, तो वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है, और यहाँ पर टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड ये क्या है, हेनरी फ्योल जो है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, उनका एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या कहा जाता है कि एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या मिलनी चाहिए, कमांड मिलनी चाहिए। एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या मिलनी चाहिए, कमांड मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ पर होता है। ठीक है, सो यूनिटी ऑफ कमांड। तो जो नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि एक ही मतलब कि सुपीरियर के नीचे काफी सारे सबऑर्डिनेट जहाँ पे वर्क करते हैं, ये आप लोगों के पास में आता है। ठीक है, so move to the next question. Arrange the following steps of training and development process in the right sequence. तो ट्रेनिंग क्या होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो किस लिए दी जाती है, तो जो ट्रेनिंग होती है गाइस ये किस लिए दी जाती है, याद रखिएगा, जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, पर्टिकुलर एक करंट लेवल की जॉब के लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो किसके लिए दी जाती है, फ्यूचर के लिए दी जाती है, जहाँ पे काफी सारी स्किल्स को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो जो ट्रेनिंग होती है उसका स्कोप एज कंपेयर टू डेवलपमेंट क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, इसका स्कोप क्या होता है, ब्रॉड होता है। ट्रेनिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक स्किल की दी जाती है, लेकिन ये जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या करता है, बात करता है। ठीक है गाइस, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। नीड एनालिसिस ट्रेनिंग की नीड है, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले नीड को देखा जाएगा, उसके बाद में जो भी होगा उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा, देन आफ्टर उसकी वैलिडेशन की जाएगी, उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। सबसे पहले नीड देखी जाती है कि ट्रेनिंग की नीड क्या है, देन आफ्टर क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में क्या आती है, वैलिडेशन आती है, देन आफ्टर क्या किया जाता है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, सो ये थे अभी के क्वेश्चंस हम लोगों के पास में, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। सो थैंक यू टू